11 जनवरी। वक्त 5:30 बजे। फ्लैशबैक्स की सूरत कहानी में कुछ पलटे गिराओ। जिस वक्त सुल्तान सफ्दर ज़ुखरूफ का हाथ थामे सुरंग के अंदर दाखिल हुआ था, वक्त की सुई वापस उसी जगह लाओ तो कहानी के चंद और किरदार भी उस अकूबत खाने में से रिहाई के मुंतज़िर थे। हसन सुल्तान अपनी जगह से आगे आकर उस सुरंग को देख रहा था जहाँ सुल्तान और ज़ुखरूफ गए थे। चंद पेन किलर्स की वजह से उसके बाजू का दर्द उड़न छू हुआ था। अच्छे हाथ से खाने और एनर्जी ड्रिंक्स की वजह से अब वो एक बार फिर फॉर्म में था। उससे एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि सुरंग के एन बीचों बीच एक लोहे का दरवाज़ा खाइल हो गया। वो बौखला कर दूर हटा था। उसके साथ बाकी सब भी हैरान थे और इस हरकत का बादशाह जवलहान था। वो अब भी कीबोर्ड पे बटन दबा रहा था और मुकम्मल संजीदगी से टीवी स्क्रीन पर देख रहा था जहाँ अब एक दूसरे दरवाजे की तस्वीर आ रही थी। जबल उस दरवाजे को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा था और वो हो गया था। सुरंग की लंबी दीवार में दाएं बाएं 2 दरवाजे खुल गए थे। जबल सीधा गया था और बाकी दरवाजे शुमाल और जुनूब की तरफ खुलते थे। जबरीत जैसे बेयकीनी से आगे आया। मस्वराइट सा। ये तुमने कैसे किया? मुताजिब सा लगता था। इट्स अमेजिंग। बेख्तियार उसके लबों से सताइश निकली। शादान ने उसकी पुश पे लात मारी। दुश्मन का इलाका है, उसकी तारीफ करने की क्या जरूरत है? तारीफ में दोस्ती और दुश्मनी कैसी? मैं तो जबल का टैलेंट देख रहा हूँ। वो अब तक उन दरवाजों को देखने में महफ था। ये मेरा नहीं, एजेंट का टैलेंट है। जबल सपाट अंदाज से बोला। वो हो या ना हो, जबल हाथ उसके क्रेडिट्स नहीं लेता था। वो अजीम है, उसका दिमाग अजीम है। जब वो मर जाए तो उसका दिमाग डोनेट कर देना। लोगों को उसकी अजमत से कुछ फ़ायदे मिलने चाहिए। हसन ने मुखलसाना मशवरा दिया। जबलहान इस मशवरे से ज़्यादा खुश नहीं था। हसन को यह अंदाज़ा हो गया था। क्या यार, ऐसे क्या देख रहे हो? भाई समझकर मशवरा दिया है, लेना है तो लो वरना छोड़ दो। बेनियाजी से कंधे उचकाए जबल आगे आया और उससे बगैर कुछ कहे उसे गर्दन से पकड़कर उसे एक दरवाजे के अंदर कर दिया। वो अंदर से चीख रहा था। जबल को परवाह नहीं थी। उसकी आवाज़ मजीद सुनते रहना एक अजाब जैसा था। मैं यहाँ सिर्फ एक गुड बाय के लिए खड़ा था जाहिल खान। ये मेरे बाप के सिखाए हुए अदाब हैं, वरना मैं कोई मरता नहीं हूँ तुम पे। उसकी आवाज़ गूंज रही थी। जब जबरीश लंगड़ाता हुआ उसी दरवाजे से अंदर आया, हसन जैसे अंदर तक चलकर खाकसर होकर रह गया था। माशाल्लाह से कैसी टीम बनाई है। ये लंगड़ा है, मेरा बाजू काम नहीं कर रहा। हर 2 मिनट बाद मुझ पे गशीदारी होती है। वो बोलते बोलते रुका। अंदर आते ईसा को देखा। वो सपाट चेहरे के साथ अंदर आया था। लो जी, गूंगे की कमी थी, वो भी आ गया। हाँ भाई गूंगे, जाने को कोई और जगह नहीं मिली थी। वो सुलह ही तो उठा था। उसी पल दरवाज़ा बंद हो गया। अब जो था वो सामने था। रास्ता या फिर मौत या एक और अकूबत खाना। हसन ने 2 से 3 बार गहरी सांस ली। उससे कंट्रोल किया और अब वो आगे चल रहा था। जबरीट संभल संभल कर कदम उठा रहा था। ईसा ऐसे चल रहा था जैसे वो यहाँ रोज़ आता जाता रहा हो और हसन सुल्तान यूं चल रहा था जैसे मिराज साहब ने ये सुरंग उसे की जागीर में दे रखी हो। वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर मुड़कर अपने साथ चलते ईसा को देखा। उसकी स्याह गोल आंखें चमक उठी। एक नया शिकार उससे करीब आया। उससे कंधे पे बाजू फैलाया, यूं जैसे उन दोनों के दरमियान गहरे मरासिम रहे हों। हाँ तो ये बताओ ईसा, तुम बचपन से ही ऐसे थे या फिर जवानी में कुछ ऐसा हुआ जिससे तुमसे बोलने की सकत छीन ली? अगर किसी लड़की वगैरह का चक्कर है तो मुझे बताओ, मैं गौर से सुनूंगा। उससे बाजू ईसा के गिर्द अच्छे से कसा। अच्छा बताओ, क्यों छोड़ा उससे? पैसे का चक्कर था? ईसा ने जवाब दिया था, लेकिन अपने अंदाज में। उससे अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर हसन की पसली उसे टकराई। वो थम गया, बिल्कुल ठहर गया। धीरे से हाथ उसकी गर्दन से हटाया और फासला बना लिया। चेहरे पे मासरती तासुर था। स्पेस चाहिए तो साफ साफ बोलो, ऑफेंसिव क्यों हो रहे हो? वो खिसक कर एक तरफ हो गया। बाकी का सारा रास्ता खामोशी से कटा था। जबरेश बेहद चौकन्ना सा हर ओर देखते हुए चल रहा था। वक्तन फवक्तन वो हसन से कुछ कहता भी था जिसका हसन संजीदगी से जवाब देता था। ईसा अलबत्ता उन दोनों से लाताल्लुक था। तकरीबन 20 मिनट चलते रहने के बाद उन्हें मिलगजी सी रोशनी का सिरा नजर आया था। आसमान से गिरती बर्फ ने जैसे सारे में उजाले को ठग रखा था। सुरंग जहाँ खत्म हुई थी वहाँ एक बार फिर गोल जीने थे। जबरीश ने मदद करने की नीयत से हसन सुल्तान को देखा, मगर इस वक्त वो कोई और ही हसन था। वो जबरीश से मदद नहीं मांग सकता था। क्यों? हजार वजूहात थी। वो उससे गोलियां लगने के बाद अस्पताल नहीं आया था। उससे हसन की तरफ से एक जॉब ऑफर को अना का मसला बनाया था। उससे हसन के घर में होने वाले कई फंक्शंस बिला वजह मिस किए थे। उससे वकला की एक महफिल में बैठकर
हसन सुल्तान की कामयाबियों को उसके बाप के नाम से जोड़ा था। उससे कई बार मुख्तलिफ गैदरिंग्स में उसकी बजाय किसी और के साथ वक्त गुजारा था और इन तमाम बातों पे एक दफ़ा भी मासत नहीं की गई थी। 1000 शिकवे थे और 1000 शिकायत। शायद ऐसे कई हजार शिकवे सफरीज के पास भी थे, मगर वो फिर भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाए हुए था। हसन ने नफ़ी में सर हिलाया और हाथ से ग्रिल को थामे सीने चढ़ने लगा। उसे शिकायत पसंद नहीं थी। वो बस अपनी नाराज़गी का तासुर छोड़ देता था और फासला पैदा कर लेता था। उसने आज भी वही किया। जबरीश लफ्ज़ों के मामले में फीका था। वो दुरुस्त अल्फाज पेश नहीं कर सका। क्या सुल्तान सफ्तनी को इंतहाई भूठी टीम नहीं बना दी थी? वो 3 मर्द सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आए तो वो कोई बैठक-नुमा जगह थी। हसन को अब अंदाज़ा हुआ कि वो ज़ेरे ज़मीन रास्तों पे चल रहे थे और अब जिस जगह वो थे, वो ज़मीन के ऊपर बनी कोई इमारत थी, लेकिन खाली। आस-पास कोई नज़र नहीं आ रहा था और गंभीर खामोशी इस बात की अलामत थी कि ये जगह आबादी से दूर थी। ये किसका घर है? अगर इसका मालिक आ गया तो? हसन ने बेसाख्ता सवाल किया था। ये मेरा घर है, फिक्र मत करो। अंदर जाओ, जाकर कपड़े वगैरह तब्दील कर लो, मुकामी लिबास पहन लो, ताकि आगे आसानी रहे। ईसा पहली बार कुछ बोला था। जबरीश और हसन चुपचाप उस कमरे में रखी वाहिद अलमारी की ओर बढ़ गए। जबरीश ने अलमारी खोली तो वहाँ कई मर्दाना शलवार कमीज सलीके से तय करके रखे गए थे। साथ स्वेटर और शॉलें भी थी। शायद ईसा यहाँ ज़्यादा वक्त गुजारता था। उससे अपने लिए एक स्याह रंग की शलवार कमीज निकाली। इत्फाक या फिर दानसन उससे हसन के लिए भी हमरंग कपड़े निकाले और उसकी तरफ बढ़ाए, जिन्हें उससे नहीं लिया था। वो आगे बढ़कर अपने लिए कुछ और निकालने लगा जब जबरीश ने संजीदगी से उसके सीने पे हाथ रखकर उससे पीछे किया। उसकी आंखों में कुछ था, कोई बस करने का इशारा। जो निकाला है चुपचाप पहन लो। एक बाजू वैसे ही काम नहीं करा, दूसरा मैं तोड़ दूंगा। अपने काम से काम रखो। मैं जो चाहूं करूं, तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। तुम मौका दो, करके दिखाता हूं। वो उसी चिठाई से बोला। हसन सुलग कर रह गया। बारात नहीं है तुम्हारी, जो दिया है चुपचाप पहन लो। सख्ती से कहते उससे अलमारी के पट बंद किए। ईसा यूं ही ढीठ बना उनके आगे खड़ा रहा तो बिलाखिर उन्हें ही कहना पड़ा। अब अगर तुम बाहर तशरीफ ले जाओ तो हम कपड़े तब्दील कर ले। जबरीश चुनक कर बोला। वो पत्थर की दीवार बस रुख मोड़ हो गया। बाहर अब भी नहीं गया। कभी कभी हसन को लगता था जबल खान की माँ ने ऐसे बेटे पैदा करते वक्त उनको ढीठ बनाने के लिए कोई अलग ही दवाई खाई होगी। बस एक बार उन्हें भी वो तरकीब मिल जाए। थोड़ी देर बाद जबरीश कपड़े तब्दील कर चुका था और हसन से अब तक उसकी शर्ट भी नहीं उतारी गई थी। मदद नहीं मांगेगा वो? हाँ, बस बात खत्म। जबरीश ने आगे बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए। हसन ने उसका हाथ झटका। जबरीश बुरा माने बगैर उसकी शर्ट धीरे से उतार रहा था। हसन ने अब की सख्ती से उसे खुद से दूर हटाया। जबरीश डस से मस सा हुआ। तुम्हारा मसला क्या है? अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? तुम और मैं हसन, हम दोनों को एक दूसरे के सामने क्या भरम रखने हैं? हमने एक दूसरे के कपड़े बगैर धोए पहने हैं। हमने एक दूसरे की उतरन पहनी है। एक दूसरे के सामने कपड़े तब्दील किए हैं और एक दूसरे के पहने हुए कपड़े उतार कर पहनकर पार्टीज अटेंड करने गए हैं। हमने एक दूसरे के बदबूदार जराबें पहनी हैं, एक दूसरे का झूठा खाया है, एक दूसरे के गीले तौलिए इस्तेमाल किए हैं। तुमने किए होंगे, वरना मैं हमेशा से एक नफीस इंसान था। हसन को मैले कपड़ों से एतराज था। सबरीश हल्का सा मुस्कुराया, कहा कुछ नहीं। वो कमरे की खिड़की पे रखी वाहिद छोटी कैंची ले आया था और अब उससे हसन की शर्ट के बाजू को काट रहा था। हसन खामोश रहा। वो मसम्मत छोड़ चुका था। सबरीश ने उसके सीने पे लगे जख्म देखे। ये वो नील थे जिनकी शिकायत वो इतने दिनों से नहीं कर रहा था। वो अपनी तकलीफ कहता क्यों नहीं था। थोड़ी देर बाद सबरीश उसके कपड़े तब्दील करवा चुका था। साथ उसे स्वेटर और शॉल से अच्छे से उड़ा दिया। उसे जराबें डबल करके पहनाए और उसके जूते उतार कर दोबारा दुरुस्त तरीके से पहनाए। सर पे उन्हें टोपियां रखी। अब वो दोनों मुकामी लोगों जैसे लग रहे थे। बस जख्मों की जरा सी फिनिशिंग हो जाती तो खैर। वो उस बैठक से बाहर आए तो उन्हें मालूम हुआ कि वो एक छोटे से एक कमरे के मकान में थे। ये ईसा के रहने की जगह थी। बाग के एन बीचों बीच जहाँ बैठकर वो बाग की हिफाजत भी किया करता था और पढ़ता भी था। अब नहीं, बहुत पहले। अब उसके पास वक्त नहीं था, लेकिन उसका एक कज़न अब यहाँ रहता था। ये तमाम बातें ईसा ने खुद ही बता दी थी। अब वो बाग के दरमियान रास्ता बनाते हुए गुजर रहे थे, लेकिन सर्दी का जोर बढ़ता चला जा रहा था। बर्फबारी अब भी हो रही थी, मगर वो जहन्नुम कहीं बहुत दूर, बहुत पीछे रह गई थी। कुछ वक्त बाद उनके खौफ साइल हो रहे थे।
अकूबत खाना अब दोबारा उनका मुकद्दर नहीं बनेगा। क्या वाकई? 11 जनवरी। तीसरी और आखिरी तरफ हंसला और शादान थे। उनके साथ तीसरा मुरीद था। हंसला ने हाथ में रिवॉल्वर थाम रखी थी। आंखें और बदन पूरी तरह चौकन्ना था। शादान उसके साथ कदम उठाते हुए इंतहाई बेसुकून था। उसे तंग जगहों से मसला था। उसे सांस ठीक से नहीं आता था। वो बस जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना चाहता था। ये रास्ता कितना लंबा होगा? चंद कदम चलते ही वो पूछ बैठा था। तुम्हारे बैग में इन्हेलर मौजूद है। सांस लेने में मसला है तो इस्तेमाल कर लो। मुरीद ने मशवरा दिया। मैं दमे का मरीज नहीं हूं। वो बुरा मान गया। और मैं जबलहान नहीं। रास्ते कब खत्म होंगे मुझे नहीं पता। दिमाग चाटना बंद करो। उगता हट से बोला। शादान जबड़े भींच कर रह गया था। वो लोग अगले चंद मिनट बिल्कुल खामोशी से चलते रहे। शादान का चेहरा नामहसूस अंदाज में सफ़ेद पड़ रहा था। उससे चेहरे पर हाथ फेरते हुए नॉर्मल रहने की कोशिश की। सीने पे हाथ फेर कर सांस लेने की कोशिश की, लेकिन ये मुश्किल अमर था। थोड़ी देर बाद उससे हंसला का मुखातिब किया। तुमने इन 3 सालों में मुझे मिस नहीं किया हानी? वो फ्रेंच बोल रहा था। हानि मुड़ी नहीं, चलती रही। कई मिनट वो खामोश रही। फिर उसकी आवाज़ सुनाई दी। मेरे पास तुम्हें मिस करने का वक्त नहीं था शादान। मेरे पास वो कोजी सा ऑफिस नहीं था जिसे छुट्टी के बाद तुम्हें याद करती। मेरे पास कॉफ़ी के मग्स नहीं आते रहे जिन्हें पीते हुए तुम्हारे बारे में सोचती रहूं। मैं मुल्क से बाहर टूर पे नहीं जाती थी जहाँ किसी आला कैफे में बैठकर तुम्हारी याद सताती। मेरे पास शाम का वो सुहाना पल नहीं था जब मैं तुम्हारी बातें दोहराती। लंबी वसाख्तें बातें घुमाना ये उसका वितरा नहीं था, मगर वो घबरा रही थी। बाज दफ़ा यादें भी मिच्योर हो जाती हैं, बेवक्त बदरीच नहीं आती। मैंने तो सुना था यादें बहुत ढीठ होती हैं, नाफरमान औलाद के जैसी। दलासे में नहीं आती। वक्त बेवक्त की उन्हें परवाह नहीं होती। आंसू, मलाल, रंज, किसी जज्बे का उन पे कोई असर नहीं होता। उन्हें आना होता है और आकर रहती हैं। हंसला लब भींच गई। मुरीद उन अल्फाज को नहीं समझ रहा था और हंसला से पूछने की उसमें जरूरत नहीं थी। मैंने तुम्हें मिस किया। 3 साल, पूरे 3 साल। वो बहुत देर बाद धीरे धीरे कह रहा था। हंसला तेज तेज कदम उठाने लगी। मैंने कई बार खुद को कोसा कि काश मैं तुमसे अपने दिल की बात कह देता तो शायद तुम मुझे इस तरह छोड़कर न जाती, या शायद मैं तुम्हें खुद पे एतबार नहीं दिला सका। तुमने और तुम्हारे ख्याल ने 3 साल मुझे अजियत में मुब्तला रखा है। हंसला रुक गई। उन दोनों की नजरें मिली। जर्द बत्तियों में, उस मिट्टी उड़ाती सुरंग में, वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। 3 साल पहले शादान उसकी आंखों में आते तासुर को कोई नाम नहीं दे सका था। आज 3 साल बाद हंसला अजलाल की आंखों में सैयद शादान का अक्स था। और यकीनन तुमने इन 3 सालों में मुझसे बदला लेने के कई तरीके ढूंढे होंगे। मुझसे नफरत की होगी। मुझे ढूंढकर मार देने का ख्याल आया होगा। और हर ख्याल इस ख्याल पे भारी था कि क्या मैं तुम्हें दोबारा देख सकूंगा। उसके आंचते थे अल्फाज। हंसला को लगा था वो मोम बन जाएगी। शादान आगे आया, बराह रास्त उसकी आंखों में देखा। उससे हैसत होने लगी। पहले मुझे शौक लगा था, फिर गुस्सा, फिर नफरत, फिर मैंने तुमसे इंतकाम लेने के बारे में सोचा। 1 साल इसी तरह गुजर गया और 1 साल बाद मैं नफरत, गुस्सा, इंतकाम हर जज्बा भूल गया। कुछ याद था तो तुम्हारे साथ गुजरा हुआ वक्त। ये सवाल कि क्या मैं तुम्हें दोबारा देख सकूंगा, ये मुझे रोज मारता था और यही ख्याल मुझे जिंदा रखे हुए था। मेरे लिए 3 साल बहुत मुश्किल थे। वो 2 कदम मजीद आगे आया। हंसला कंग से उसे तक रही थी। मुरीद एक इजाफी किरदार हो गया। मैं ओवर एक्सप्रेसिव हूँ। मैं ज़्यादा बोलता हूँ। मैं जज्बाती हूँ और शायद इंतकामी भी। लेकिन यकीन करो हानि, एक बार भी एक बार भी मैंने ये नहीं सोचा कि अगर मैं तुमसे मिला तो मैं तुम्हें कोई नुकसान दूंगा। हर बार मैं यहाँ आकर उठक जाता था कि आखिर तुमने मुझसे पीछा क्यों छुड़वाया, तुम वहां से क्यों भागी। मैंने 3 साल इस सवाल के जवाब का इंतजार किया है। यानी तुमने 3 साल अपने मकसद के लिए मेरा इंतजार किया है। वो तल्ख हुई अपनी खफत छुपाने को। वो जान गया था कि वो भागी है। यानी सैयद शादान इतना बेवकूफ़ नहीं है। मेरे लिए हर ताल्लुक से ज्यादा ये जरूरी है कि अगला इंसान मेरे मुतालिक क्या सोचता है। मैं सिर्फ मोहब्बत के सहारे रहने वाला आदमी नहीं हूं। मैं 3 साल ये सोचता रहा कि क्या मैं इतना बेतबार था कि तुम यूं मुझे बताए बगैर चली गई। हंसला के दिल को कुछ हुआ था। एक लंबा अरसा वो सैयद शादान के ख्याल को थपक थपक कर सलाती रही थी।
आज वो सालिम उसके सामने खड़ा था, वो उससे मुंह कैसे मोड़ ले। हर तकलीफ, हर दुख उस दुख से बड़ा था कि क्या तुम मुझे नाकाबिले एतबार समझती थी? क्या मैंने कभी तुमसे कुछ ऐसा कहा जिससे मैं तुम्हें कोई डेस्परेट आदमी लगा था? मैंने कभी तुमसे ये तक नहीं कहा था कि अगर तुम हो तो सब है, तुम नहीं तो शायद बहुत कुछ हो, मगर सब नहीं होगा। नफरत, इंतकाम, गुस्सा सब खत्म होने में सिर्फ चंद माह लगे थे, और ये पहेली सुलझाने में 3 साल कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। उसे ठहर ठहर कर एक एक लफ्ज अदा किया। हंसला ने आंखों में उमटती नमी को पीछे धकेला। उसका दिल यकदम जैसे चलने लगा था। जहर जैसे अल्फाज उसे सब्ज करने लगे थे। क्योंकि तुम दुश्मन के बेटे थे। 3 साल बाद उससे कह दिया था, बिलाखिर, बेख्तियार। मुझे जिस दिन तुम्हारे बाप के मुतालिक पता चला, उस रोज सब खत्म हो गया था। शायद उन ढेर सारी मुलाकातों में किसी एक मुलाकात में मुझे तुम बेहद अच्छे लगे हो, इतने कि मैं सोचने लगूं कि अगर शादान नहीं तो बहुत कुछ है, मगर सब कुछ नहीं। हाँ, शायद कई बार मैंने ऐसा सोचा हो। ये एतराफ़े मोहब्बत था। उसे शादान के दिल पे लगना चाहिए था, मगर ये उसके मुंह पे थप्पड़ की तरह क्यों लग रहा था, जाने क्यों। लेकिन जिस दिन मुझे तुम्हारे बाप के मुतालिक पता चला, उस दिन सब खत्म हो गया। उस दिन के बाद से मैं हंसला बनकर नहीं, जावर खड़ की बेटी बनकर सोचने लगी थी। मेरे बाप के गुनाहों की सजा मुझे क्यों मिली? तुम्हें वाकई लगता है यहाँ गुनाहगार सिर्फ तुम्हारा बाप है? उस रोज उस कैफे में बैठे हुए मैंने ही अपने एक अकाउंट से तुम्हें सावर खड़ के हालात की एक तफसीली रिपोर्ट ईमेल की थी। तुम्हारे किसी जूनियर ने तुमसे इस बारे में बात करने को कहा था। तुमने क्या किया शादान? शादान की रंगत लम्हे के 1000वें हिस्से में तारीख पड़ी थी। तुम बिक गए। तुमने स्काई हाई के मालकीन से पैसे लिए और तुमने हम पे झूठ बोले। तुमने शादान, तुमने लाइव टीवी पे चंद टकों की खातिर झूठ बोले। 18 साल बाद हमारे केस की सुनवाई हुई थी और तुमने स्काई हाई के मामले में झूठ बोलकर तमाम सबूत हमारे खिलाफ करके तुमने हमें .0 पे ला खड़ा कर दिया। उसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर गिरने लगे। शादान बेहिस्सो हरकत था। उसके स्याह माल यहाँ इस मोड़ पर उसकी जिंदगी अंधेरी करेंगे, उसे वाकई अंदाजा नहीं था। बात सिर्फ सावर खड़ की नहीं थी। तुमने मेरी आंखों के आगे ऐसे कई सावर खड़ मलिया मिट कर दिए थे। तुम तुम करप्ट और झूठे थे। वो नहीं बोलते थे जो सच था, तुम वो बोलते थे जिसके बदले तुम्हारा बॉस तुम्हारे अकाउंट्स भरता था। तुमने मेरी आंखों के आगे नवीन कत्ल केस के मुलजिम का नाम टिप मिलने पे चंद पैसों की खातिर वो तमाम तफसील, मुजरिम का नाम अपने फोल्डर से डिलीट किया था। तुम लोगों की इज्जत, जान माल की कबर पे अपना महल तमीर करने निकले थे। तुम अपने बाप से बड़े गिद्ध थे। वो सुनता रहा और सांस जैसे उसका जिस्म का साथ छोड़ छोड़ कर जाती रही। मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करती थी। हंसला अहमद सही, मैं 1000 खामियां होंगी, मगर मैं जिस आदमी के साथ रहूंगी वो कम से कम तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं होगा। उसका तनफ्फुस फूल गया था, चेहरा सुर्ख। शादान के मुंह पे जैसे किसी ने चूना फेर दिया हो। वो उसे एक नज़र देखकर आगे बढ़ गई। वो कई लम्हे साकित जामिद अपनी जगह पे खड़ा रहा। उससे अगला कदम तब उठाया था जब मुरीद ने उसी गर्दन पे बंदूक का दस्सा मारा। वो आगे चलने लगा, मगर एक बार भी उससे हंसला को मुखातिब नहीं किया था। जो आईना वो उसे दिखा चुकी थी, सैयद शादान को उसमें अपना चेहरा बेहद मकरूर नजर आया था। तकरीबन 15 मिनट चलते रहने के बाद वो जीनों से चढ़कर ऊपर चले आए थे। वो किसी ढाबे का किचन था। वो दोनों जो ही ऊपर आए, जमीन की सतह पे कदम जमाया। वहां मौजूद दोनों लोग उन्हें देखने लगे थे। सुबह सादिक का समय था। चूल्हे जलने लग पड़े थे। एक आदमी आटा गूंद रहा था और दूसरा देचकी में चढ़ाए गोश्त में चम्मच चला रहा था। एक तरफ चाय उबल रही थी और एक तरफ सब्जियां कटी रखी थीं। उन्होंने शादान को बस एक नज़र देखा था और रुख फेर लिया। आज तक किसी इंसान ने सैयद शादान शाह को देखकर यूं कराहत नहीं दिखाई थी। किसी ने उसे देखकर यूं आंखों में बेसारी नहीं भर ली थी। ये कौन लोग थे? ये कैसी दुनिया थी? उसका दम घुट रहा था। वो सावर घर से वापस चला जाता तब भी इन नज़रों को नहीं भूल सकता था। ये कराहत, ये नफरत उसके दिल में खुप गए थे। उससे कई लम्हे वहां खड़े होकर उन तमाम लोगों की तरफ से एक दूसरी नज़र का इंतजार किया, मगर किसी ने उसे नहीं देखा। तुम कपड़े वगैरह तब्दील कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। मुरीद के कहने पे उससे महज सर हिलाया
उसे किचन से बाहर एक तरफ ले गया था। थोड़ी देर बाद शादान बाहर आया तो उसने स्याह रंग की कमीज शलवार के साथ सफ़ेद रंग का स्वेटर और सफ़ेदी शॉल ओढ़ रखी थी। इतने दिन बाद अपने जिस्म पर साफ सुथरे कपड़े देख उसे एक अलग ही तमानियत महसूस हुई थी। दूल्हा धलाया चेहरा, आंखों के करीब सहम, फटे हुए होंठ और माथे पे बैंडेज। उसका हुलिया दो मुख्तलिफ तरीकों से बदला हुआ था। हंसला चंद लम्हे उसे देखती रही। वो अच्छा भी लगता था और बुरा भी, दोस्त भी था और दुश्मन भी। क्या करे वो उसका? गहरी सांस भरते उससे निगाहों का साविया बदल लिया था। ढाबे से निकलकर वो अब एक लंबे सफ़र पे निकल चुके थे, जहाँ कई चीज़ें उनकी मुंतज़िर थीं। सरफरिस उनमें क्या क्या था, अंदाज़े लगाओ। 11 जनवरी, वक्त सुबह 6 बजे। कैदखाने की राहदारियों में बहराम और उसके साथी खुरमा खुरमा कदम उठा रहे थे। सफ़ेद रंग के मुकामी लिबास में दोनों हाथों में रिवॉल्वर लिए वो संजीदा चेहरे के साथ सेहत में देखते हुए चल रहा था। उसके दाएं बाएं लोग थे। आज उसके जहन में कुछ था, कई फ्लैशबैक्स, एक अधूरी फिल्म की तरह उसके दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। वो उन्हें झटक नहीं सका, आज नहीं। अगर बेवकूफ़ों की कोई रियासत होती तो बेराम खान उसका बादशाह होता। वो कोई 10 साल का बच्चा था जब पहली बार उसे अपने ही बाग से किसी सूट वाले साहब ने डांट कर भगा दिया था। भूले काल और सुर्ख सफ़ेद चेहरे वाला बेराम सीधा अपने बाप के पास हुआ जा पहुंचा था। वो बुरी तरह रो रहा था। दादी, वो सूट वाला आदमी हमको हमारे ही बाग में से सेब नहीं तोड़ने देता। उसके दादी ने मोहब्बत से उसके बालों में हाथ फेरा था। चेहरे पे आंसू की रकम थी। वो अब हमारा जगह नहीं है बेराम, तुम वहां मत जाया करो। लेकिन वो हमारी जगह थी। वो रोना भूलकर हैरानी से बोला, क्या किसी ने हमसे हमारा बाग छीन लिया है? यही समझ लो, अब वो जगह हमारी नहीं, वो बाग छिन चुका है। क्या हम अपना बाग वापस नहीं लेंगे दादी? वो बच्चा था मगर छिनी हुई जगह पे अपना हक जानता था। जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब तुम उस बाग को वापस लाना। तुम लाओगे ना बेराम? उस रोज़ ये सवाल पहली बार पूछा गया था, फिर वक्तन फ़वक्तन पूछा जाने लगा। बेराम हर दफ़ा ही बड़े जोश से इस बात में जवाब दिया करता था, लेकिन अगले ही साल उसका जोश गुस्से में और फिर रंज और इंतकाम में बदला। बाग का सारा फल ट्रकों में लाद कर ले जाया जा रहा था। वो पहाड़ी बच्चा था, उससे फल और खाना हमेशा बांटना सीखा था, मगर जिस शय ने उसका दिल तोड़ा था वो बाग की कटाई थी। उस एक एक दरख्त पे चलने वाले बिल्डोजर बेराम खान के सीने पे चले थे। उससे हमेशा उस मिट्टी की इज्जत की थी, उन दरख्तों की छाँव को मुकद्दम माना था। उस रोज़ उससे अपने बाप को पहली बार रोते हुए देखा था। वो जामिद हो जाने वाला लम्हा था। वो बेवकूफ़ नहीं था। हाँ, जो सब उससे सहा था, उसके बाद वो बेहिस ज़रूर हो गया था। उसे अब ज़ावर के अलावा किसी पे तरस नहीं आता था। उसे अब हर सूरत अपने बाप के आंसुओं का बदला लेना था। वो बेवकूफ़ नहीं था, मज़लूम था। इसकी आंखों में बगावत है, कुछ है जो वो करने वाला है। वो 16 साल का था जब उससे अपनी माँ को अपना सारा जेवर ओने पोने बेचते हुए देखा था। उस रोज़ बेहराम की गैरत ने जैसे उससे ललकारा हो। मोरे, तुम अपना जेवर ना बोचो, खुदा के लिए। वो उनके घुटने से लगकर जैसे मिन्नत कर रहा था। मुझसे देखा नहीं जाता बेराम खान, जब कोई तुम्हारे बाप से आकर फैसला मांगता है। इस गांव के आधे लोगों ने अपना पैसा उन जालसाजों को इसलिए दिया था क्योंकि तुम्हारे दाजी ने उन लोगों की जमानत दी थी। अब लोग तुम्हारे दाजी से अपना पैसा वापस करवाना चाहते हैं। हम भूखे रह सकते हैं, बेइज्जत नहीं। वो मगमूम थी। जावर खड़ी हर दूसरी औरत अपने घर के मर्द को अपने हक के लिए कुड़ते देख यूं ही मगमूम थी। एक गलत फैसला और नस्लें तबाह होकर रह गई। कौन कहता है जावर घर से सिर्फ पैसा छीना गया था? घर का सारा जेवर बिक गया, कीमती सामान बिक गया। बड़ी हवेली से हम एक घर में आ गए, सब चला गया। और जो नहीं मिला वो हमारा हक है। कोई कसूर तो बताए हमारा। बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाबों पे पाबंदी होनी चाहिए। मोरे हन्नूस रोते हुए बड़बड़ा रही थी और वो खामोशी से सुनता रहा। उसके भाई चचा सब खामोश थे। हर कोई उस बर्बादी को अपनी आंखों के सामने देखने पे मजबूर था। उससे अपने बाप समेत गांव के बेशक घरों के मर्दों को पाई पाई से वकीलों के अकाउंट्स भरते हुए देखा था। उन्होंने कोर्ट के धक्के खाए, तारीख मिलने के लिए सालों इंतजार किया। मीडिया पे चंद दिन तक उनका मामला उछाला गया और फिर हर कोई चुप सा हो गया। जावर खर्च जैसे किस्सा पारी ना हो गया। भूख और गुर्बत बढ़ गई। घरों के रकबे छोटे हो गए। गलत फैसले करने की सूरत
खानदान से उन लोगों को जुदा किया गया जिन्होंने सावरगढ़ की तरक्की के ख्वाब देखे थे। फसाद और हसद बढ़ गया। वो गांव अब अमन का गहवारा नहीं रहा था। छोटे बच्चे जिन्होंने बड़े बड़े स्कूल से पढ़ना था, उन्होंने छोटी छोटी मुलाजमतें शुरू कर दी। लड़कियों के जहेज और ब्याह के पैसे तो थे नहीं, सो कहीं घर बैठी रह गई और कहीं की निस्बत ऐसी जगह तय कर दी जहाँ न कदर मिली न दो वक्त की रोटी। कोई आसेब था जो उस गांव की मिट्टी के साथ चिमट गया था। बहराम अगर बागी था तो ये बगावत उसकी रगों में भरी गई थी। कमजोर को ताकतवर से मदद की उम्मीद होती है। जावरगढ़ की सारी उम्मीदों पे पानी फेरा जा चुका था। अब एक आग थी जो जावरगढ़ की हर मर्द के सीने के अंदर थी, और आग तो फिर खाकसर करे ही करे। उसे तख्त तो ताज से कोई सरोकार नहीं। हाँ, मगर जिस दिन उसे हुकूमत मिली, सब ढह जाएगा। बचपन से लड़कपन और लड़कपन से जवानी की मनाजिल तय करते हुए बिल आखिर जावरगढ़ के बहराम खान और उसके जैसे बाकी लड़कों को अपनी नुमाइंदगी के लिए कोई वकील मिला था, जिसे चंद माह के अंदर अंदर सावरगढ़ के केस को तारीख दिलवाई। उस रोज वो बेहद खुश था। मिठाई का डब्बा लिए वो बाग की तरफ चला आया था, मगर वो उस मिठाई को खा नहीं सका था। तारीख मिलने के चंद ही घंटों के अंदर अंदर स्काई हाई होटल पे बहुत बड़ा हमला हुआ था। खबर मिली थी कि किसी मुश्ताल करों ने स्काई हाई के अंदर घुसकर अंदर मौजूद लोगों को डराया, धमकाया, हरासा किया और मुल्क के कई बड़े बड़े ओहदों पर फाइज लोगों को जान से मार दिया। कई शहरी जान से हाथ धो बैठे, यहाँ तक कि होटल को करोड़ों रुपए का माली नुकसान झेलना पड़ा। ये एक सान्या था जिसका असर मकतूलीन के खानदानों से ज्यादा सावरगढ़ पे पड़ा था। यह खबर चंद घंटे गांव को मगमूम करती रही, मगर अगले चंद घंटों में मुश्ताल सावरगढ़ से कई लोग गिरफ्तार किए गए। एक ही दिन के अंदर अंदर वो इलाका विक्टिम से विलन बन चुका था। शिफाफ पानी की बहती हुई नहर के सामने घास से बैठे हुए जबल खान दूर खलाओं में तक रहा था। जब कोई तेज से इस कदम लेता उसकी जानिब आया। फैसल और एहसन के दोनों भाइयों को पुलिस ले गई है जबल। हम कब तक ये सब देखते रहेंगे? उसका लहजा बुलंद था, मुठियां भींच रखी थी। उसका बस नहीं चलता था सारी दुनिया को तहस सहस कर दे। खुशियां तो जैसे गारिद हो चुकी थी। ये देखो, सैयद शाहजहां, ये मुनव्वर शाह का बेटा टीवी पे बैठकर झूठे सबूतों की बिना पे ये कह रहा है कि स्काई हाई पे हमला हमने करवाया है। बहुधा मैं इसका कत्ल कर दूंगा। उससे मोबाइल आगे करते हुए उससे एक वीडियो दिखाई। जबल अब भी खामोश रहा। वो तैश के आलम में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था। वो मुश्ताल था मगर रंजीदा सा था। वो मुसलसल बोल रहा था। जैसे समिया की बेटी जुखरुफ ने ट्वीट में हमारे वकील के खिलाफ लिखा है कि कुछ लोग इस लायक नहीं होते कि उनकी हिदमत की जाए। वकला को चाहिए कि सस्ती शोहरत की बजाय मुल्की वकार को नजर में रखते हुए मुकदमे लड़े। इसकी माँ ने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया और अब उसकी बेटी भी वही कर रही है। वो जबल के करीब आकर बैठा। तुम जानते हो सुल्तान सफदर ने क्या बयान दिया है? बेराम जानता था कि जबल को उससे पहले सब मालूम है, मगर वो अपने अंदर की आग कहीं ना कहीं निकालना चाहता था। उसने कहा है कि वो इस हमले की मजम्मत करता है और जावरखड़ को कानून पे भरोसा रखना चाहिए था। जो हरकत उन्होंने की है उसके नताइज संगीन भी हो सकते हैं। वो जैसे शौक के मारे चंद लम्हे बोल न सका था। वो ऐसा कैसे कह सकता है? वो तो नेक की आदत है। हमने तो कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है। सुल्तान सफदर अच्छी तरह जानता है कि इस वक्त इक्तदार में वो लोग हैं जो जावरखड़ के दुश्मन हैं। वो जिन्होंने उसके अपने भाई को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। इस वक्त जो वजीर आला बनकर हमारे सरों पे बैठा है, उस स्काई हाई हमले को हमारे खिलाफ और अपने हक में इस्तेमाल किया है। जबल ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। वो हुर्फ बा हुर्फ दुरुस्त कह रहा था। काजी हमीद हुसैन नामी शख्स इस वक्त वजीर आजम के ओहदे पे फाइज था, और उसका भाई काजी नवीद हुसैन वजीर आला पंजाब के ओहदे पे। वो कित थे, खानदानी कित। कई साल हुकूमत उनके और सफदर खानदान के दरमियान पड़ी रही थी। एक दूसरे के इक़्तिदार गिराने के लिए वो दोनों खानदान कुछ भी कर सकते थे। चंद साल कबल काजी नवीद हुसैन की बहनोई, जो कि बुनियादी तौर पर उनकी पार्टी के फंड्स इकट्ठे किया करते थे, वो कारोबार में अरबों रुपए का नुकसान करवा बैठे। और उन्हीं दिनों इलेक्शन करीब थे। पार्टी के पास वोट खरीदने की रकम ना रही थी। उन्हीं दिनों नवीद हसन के बहनोई काजी अजहर खान ने वो काम शुरू किया जिससे सावरगढ़ समेत कई इलाकों का हिला कर रख दिया। वो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान समेत कई देहात इलाकों में जा जाकर उनसे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मिन्नतें करता रहा। कई बार उसका काम हो जाता और अगर ना हो पाता
तो शहर के कई अमराओं और तख्तनशीनों को अपने साथ में मिला लेता। वो ऐसे लोगों की जेब में चंद सिक्के डाल देता था जिनकी क्रेडिबिलिटी होती थी, और वो लोग बदले में उसका अकाउंट भर देते थे। स्कीम फैलती चली गई। लोगों का पैसा आता ही गया। सुहाने ख्वाब हर किसी को पसंद थे। यूं ही देखते कई अरब जमा होते चले गए। वो खानदान जो मुल्की खजाना लूटता था, उनसे मुंसलिक छोटा खित आम आवाम की तिजोरियां लूट चुका था। ये सही मायनों में जुल्म था। कई इलाके बोलते रहे और कई मातम करते रहे। कहीं की तार तुरसीना की गई और कहीं इंतजार की सूले में लटकाए गए। जो पढ़े लिखे लोग थे उनसे जॉब देने के नाम पे एडवांस रिश्वत ली गई, और वो स्याह पैसा भी स्याह ही होता चला गया। एक सावरकर था जो अपनी बर्बादी नहीं भूला था, न भूलने दे सकता था। वो बोला था, बोलता आया था और बोलता रहेगा। तुम देख रहे हो ना जबल खान, हम कैसे नजरअंदाज किए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोगों की तिजोरियां भरी जा रही हैं। वो मलाल से कहते उसके पास बैठ गया। चेहरे पे शिकस्त होने के आसार थे। मैं सब जानता हूं बेराम, कौन क्या कर रहा है। मैं एक एक को देखूंगा, तुम फिक्र मत करो। जबल खान है ना? बेराम की आंखों की जोत जैसे बुझ चुकी थी। वो बस सक सा गया था। आंखें उदास सी लगती थीं। दुनिया अंधी क्यों है जबल? किसी को हम और हम जैसे लोग क्यों नहीं दिखाई देते? इस मुल्क में जावर घर जैसे कई इलाके होंगे, कितने बेराम और जबल खान होंगे, कोई हमें क्यों नहीं देखता? ये तख्त पे बैठे लोगों की गर्दनें इतनी ऊंची क्यों होती हैं? सबकी नहीं होती। जबल धीरे से बोला। बेराम के कंधे को हल्का सा धक्का। उसे थककर गर्दन झुका दी। कुछ लोग होते हैं बेराम, जिन्हें तख्त मिल जाए तो उनकी गर्दनों में हिर्स और लालच के पट्टे बन जाते हैं। वो अगर झुककर राया के गम और तकालीफ देखने लगे तो सोने का वो पट्टा, हीरे के वो नगीने गिर पड़ेंगे। मुफाद, जाती मुफाद, कहीं बाहर हर शय पे भारी आ जाता है। उससे एक लम्हे को तौक़ुफ़ किया, जैसे सीने में होती चुभन चंद लम्हात के लिए बर्दाश्त करना चाहता हो। दर्द उसका भी वही था जो बेराम का था। तख्त नशीन अंधे नहीं होते। बाज दफा उनकी आंखों में वफात के हीरे आ जाते हैं। जुबान पे ऐसे झूठ जो उनके हरजाने भरता है, तब उन्हें हम जैसे लोग नजर आना बंद हो जाते हैं। गलती उनकी नहीं है, उनसे ज्यादा गलती उस अवाम की है जिससे उन्हें ये तख्त दिलाया और एहतसाब करना भूल गई। हक के लिए बोलने वाली जुबानें जब मसलिहत की राग लपेंगी तो जुल्म बदरीज बढ़ता चला जाएगा, और फिर हर वो शख्स उसका हिस्सा होगा जिससे अपनी अपनी जुबानें बंद रखी, वो भी जो मुफाद की बिना पे बोले या फिर झूठ पे झूठ बांधकर सच को धुंधला कर दिया। बेराम खामोश रह गया था, मगर उस रोज़ उसके अंदर का शोर बहुत बढ़ गया था। उस रोज़ के बाद उससे कानून से उम्मीदें छोड़ दी थी। उस दिन के बाद वो केस की पैरवी नहीं कर सका था। वो एक सानिया उसकी ज़िंदगी को उलट पुलट गया था। उस रोज़ के बाद बेराम खान एक मुख्तलिफ इंसान बन गया था, जिसे सिर्फ और सिर्फ इंतकाम चाहिए था। हाल में वो कई साल इंतकाम और मजम्मत की उस आग को ख़त्म करने वाला था। उससे अब सही गलत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जो उससे सहा था, उसके बाद उससे रहमदिली की तवक्का बेवकूफ़ी होती। उसे दरवाज़ा धकेला। तहखाने का दरवाज़ा हल्की सी चुरी की आवाज़ के साथ खुला था। जो मंजर उसे नजर आया था, उसे देख एक लम्हे के लिए बेराम मुंजमद हो गया था। वो कैद खाना खाली था। वहां न बंदा था न बंदे की साथ। असीर आज़ाद हो चुके थे। कफ्स बेमोल साबित हुआ था। वहां कोई नहीं था, मगर एक मिनट वहां कोई था। वो फर्श पे चित लेटा हुआ था, मोबाइल हाथों में लिए। वो कोई गेम खेल रहा था। उसकी सुरमाई आंखें बेहद रोशन थीं। बेराम नीम दीवाना से सामने हुआ। मुट्ठी से रेत फिसल जाना क्या है, उसे शायद आज मालूम होने ही वाला होता। उसी पल फर्श पे लेटे मर्द ने गर्दन तिरछी करके दरवाजे की वसवें सीधा अपने छोटे भाई को देखा। फिर मुस्कुराया, दिल फरेब मुस्कुराहट, यूं जैसे मुद्दतों बाद कोई आस पर आई हो। अच्छा हुआ तुम आ गए, ये लोग तो चले गए। तुम मेरे साथ पबजी खेलना चाहोगे? बेराम खान ने इस तस्दीक पे बेख्तियार दीवार को थामा था। उसका सर पूरी तरह चकराने लगा था। वो किसी ऐसे जवारी की मानी था जिससे वो बाजी हार दी हो, जिसमें शर्त सांसों की लगी हो।